हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक ऑफ क्लास 11th। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। 11th में जितनी भी चीज़ें कवर हो रखी हैं इस चैप्टर में, कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें 12th के भी हैं, बिकॉज जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करते हैं तो बहुत बहुत सारे रिएक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ 12th के टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं जिसे हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। 12th में अगर हम दोबारा पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारा फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एल्केन्स फिनिश करेंगे। ठीक है, एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस तीन पार्ट में मैंने से बांट दिया है। ठीक है, तो अब एल्केन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है, बेसिकली हमने केमिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ी है, हमें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एच और सी के जितने भी मिलके बने रहते हैं कंपाउंड्स, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब एल्केन्स क्या होता है। एल्केन्स होता है सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जितने में भी होता है उसे हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमओपी से, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा एल्केन्स का। फिर आएंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आने के बाद हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो इस ये जो नोट्स है, दीज आर रियली गुड क्रक्स टाइप्स के नोट्स। आपको एक पेज में आपका सारा समराइज है। अच्छा, ये सारा एल्कीन नहीं है, इसमें एल्कीन भी है, बट हम लोग टुडे हम लोग सिर्फ एल्कीन रीड करेंगे। ठीक है, तो एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन किस किस टाइप के होते हैं, देखो एल्केन्स होता है, एल्केन्स होता है, एल्कीन्स होता है, एल्काइंस होता है, और इसमें हमने एक बेंजीन भी रखा है एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, अब बेंजीन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। इन सब की जो टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों EAR यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है, एल्केन्स जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होते हैं, रेडिकल्स वो होते हैं जिनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पेयर नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ देखो कार्बन के 3 बॉन्ड है, इसके बावजूद कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अब रेडिकल की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होती है वो कार्बोकेटाइन जैसी होती है। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो है वो रेडिकल को भी स्टेबल करते हैं। अब कार्बोकेटाइन पे क्या साइन होगा, प्लस साइन होगा। प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस आई करेगा, प्लस एम करेगा, और प्लस एच। एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले। अब आओ स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी अभी मैंने यही बताई, अब इसकी हम लोग एप्लीकेशन है, इसका आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, एक CH3 है, फिर यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे 2 CH3 है। अब देखो इस CH3 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगेगा, ज़ीरो हो गया। इधर एक लगेगा, ठीक है, और इधर कितने लगेंगे, 2 प्लस एम इफेक्ट लगेंगे। दूसरी तरीके से देखो, ज़ीरो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ज़ीरो। यहाँ कितने हैं, देखो इसका ये अल्फा कार्बन होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3, इसके लिए ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिनाइल रिंग पे आ जाओ। फिनाइल रिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, बिकॉज वो बेंजीन की हमने पढ़ी थी। बेयर्स हमने जब एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बताया था कि बेंजीन जो होती है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और एरोमेटिक भी है। तो अगर एक बेंजीन होगी और यहाँ पे 2 बेंजीन है, यहाँ पे 3 बेंजीन है, ठीक है, तो 3 बेंजीन वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। अब रिएक्शन विथ रेडिकल, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन के सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स। पहला हो गया इनिशिएशन, दूसरा हो गया प्रोपोगेशन, और फिर आ गया टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। ठीक है, टू फॉर्म अ रिएक्शन हमें सबसे पहले एक पहला स्टेप जो हम उठाएंगे उसे हम कहते हैं इनिशिएशन। यानी अगर मैंने एक इक्वेशन ली है, फॉर एग्जांपल CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl, तो अगर मुझे इसे इनिशिएट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे Cl2 को तोड़ना होगा। ये ऐसे होगा, इसका एक बॉन्ड इधर जाऊंगी, एक इधर तोड़ूंगी, तो ये बनेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, अब मुझे CH4 को तोड़ना होगा। CH4 को मैं कैसे तोड़ूंगी, CH3 लिखूंगी और एक H यहाँ लिखूंगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो CH3 प्लस एम, एम नहीं H। ठीक है, यहाँ पे 2 रेडिकल्स बन गए, ये देखो और ये देखो। ठीक है,
अब इसके बाद प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या करना है, हमें उन चीज़ों को आपस में मिलाना है ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके। अब देखो मैंने CH4 को CH3 प्लस H रेडिकल में क्यों तोड़ा, यहाँ मेरे पास CH3 है इसलिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, CH3 रेडिकल जो मेरे पास बचा उसके साथ मैं एक क्लोरीन रेडिकल का एडिशन कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, CH3Cl, ठीक है। एक H रेडिकल जो था और एक जो Cl रेडिकल बचा था वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, उनसे क्या बन जाएगा, HCl। इसे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। इसके बाद आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, जो चीज़ हमने जोड़ी, यानी मैंने H रेडिकल और Cl रेडिकल अलग अलग किया, अब क्या होगा, मैंने एक साथ जोड़ के न्यूट्रल स्पीशीज बना दूंगी, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट में रेडिकल बन रहे होते हैं, और टर्मिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट से रेडिकल हट के अब प्रोडक्ट किस चीज़ का होता है, एक प्रॉपर बॉन्डेड स्ट्रक्चर का। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इनिशिएशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टर्मिनेशन, यानी इनिशिएशन का उल्टा क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है डिस्प्रपोर्शन। कॉम्बिनेशन कब काम आता है, जब कार्बन की डिग्री 1 हो या फिर 2 हो, और डिस्प्रपोर्शन कब काम आता है, जब कार्बन की डिग्री 3 हो। अब हम यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले मैं समझा देती हूँ क्या होता है। अगर मैंने कोई भी यहाँ पे चलो CH3 ही लिया, फॉर एग्जाम्पल ये CH2 का एक रेडिकल प्लस CH2 का एक रेडिकल, आपको सिंपली नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, सिंपल एक हेक्सेन बना देना है, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, जो भी रेडिकल होता है वो सब्स्टिट्यूट एल्केन और एल्कीन्स में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रेडिकल था, ठीक है, कितने कार्बन का, 1 2 3, तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या होगा, एक प्रोपेन बनेगा और एक प्रोपाइन बनेगा। यहाँ देखो CH3 CH2 रेडिकल था, ठीक है। अब ये क्या टूटेगा, अपने सब्स्टिट्यूएंट में टूटेगा। यहाँ देखो CH2 था और ये भी CH2 था, कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए, इसका मतलब प्रोपीन में टूटा और प्रोपेन में टूटा, ओके। यहाँ पे हमें इनको पूरे को काउंट करके 6 नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही को काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे ये है CH2 रेडिकल, तो 1 2 3 4, इसका मतलब एक कंपाउंड आपका ऐसा बनेगा ब्यूटीन और एक कंपाउंड आपका सिंपल बनेगा। यहाँ की इक्वेशन ये देख लो, एल्केन रेडिकल इज इक्वल्स टू एल्काइल रेडिकल इज इक्वल्स टू एल्केन प्लस एल्कीन। अब आप आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स हमें कैसे कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे समझा देती हूँ व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें हमने रिएजेंट कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम प्लस ड्राई ईथर, ठीक है। सोडियम और ड्राई ईथर यूज़ हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एल्केन बनाना है, इसका मतलब हमारे पास रिएक्टेंट पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एल्केन बन सके। अब मैं अगर कोई एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मान लो मैंने RX लिया, चलो यही का एग्जांपल लेते हैं RX। कोई मेरे पास कंपाउंड था RX का, इसको मैंने सोडियम और जब ड्राई ईथर से ट्रीट किया तो मेरे पास बनेगा RR और XNA, ठीक है। यानी हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा, R और R टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ से समझाऊँ आपको, तो RX था वो R और R में टूटा। R यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब पहले इसका मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म नहीं आता है नीट में, बट फिर भी RX जो होता है वो कैसे टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इसके बाद एक R रेडिकल बना और एक X रेडिकल बना। इसी तरह सोडियम में क्या होगा, सोडियम प्लस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक माइनस में जाएगा। अब क्या होगा, R रेडिकल यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, तो R और R रेडिकल आपस में मिलके RR बॉन्ड कर लेंगे। इसका सिंपल हम एग्जांपल देखते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। अगर जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसे हटा देना है, हटा के एक दूसरी रिंग यहीं पे पेंटेन की ज्वाइन कर देनी है, जैसे कि ये बन गया। ये रिएक्शन ये था मेरे पास, Br को हटा दो, सेम ऐसी एक दूसरी रिंग यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तभी तो R R सेम सेम।
टाइप्स ऑफ ब्रिट्स रिएक्शन। टाइप्स क्या क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर भी होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। रिएक्टिविटी जो होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर की ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, सोडियम की ज़रूरत पड़ती है कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, सोडियम सिर्फ एक रिएजेंट की तरह काम करता है और कंपाउंड में फॉर्मेशन में कोई हेल्प करता है, कंपाउंड खुद फॉर्म नहीं करता है। जैसे CH3L था, अब ये क्या करेगा, ये CH3 बनाएगा और ये आपस में मिलके बनाएंगे NaCl, ठीक है। लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो ये Cl यहाँ से हटेगा, ये Cl यहाँ से हटेगा, यानी प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद हम उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो सोडियम की तो हमें सिर्फ एज अ रीएजेंट ज़रूरत पड़ी, हमें उसके अलावा सोडियम कोई भी कंपाउंड हमारा Cl के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितना बल्कि ग्रुप है, अगर बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर R जो है सेम है, मतलब आपके कार्बन में हर जगह CH3 है या फिर हर जगह CH2 है, तब आपको किसको देखना है, हेलोजन को। यानी अगर आयोडीन होगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे ये एक है देखो Cl के साथ, ठीक है, यहाँ पे Cl यहाँ पे है और इधर Cl किस पे है, टर्शरी पे। तो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। किस केस में, व्रिट्ज रिएक्शन में। हमेशा याद रखना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री किस में स्टेबल होगा, वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में होगा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो टर्मिनेशन में अभी मैंने कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शन समझाया था। फिर से अगर हम उसे देखें व्रुट्स रिएक्शन में, तो अगर मेरे पास ये एक कंपाउंड है तो व्रुट्स रिएक्शन क्या कहता है, सिंपली बना दो ये, ठीक है, बिकॉज ये हटेगा, इसी के साथ एक और ऐसा ग्रुप जुड़ जाएगा। अब डिसप्रपोर्शन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो कॉम्बिनेशन केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री पे ही तो यूज़ होती है, और डिसप्रपोर्शन जो है वो 3 डिग्री के लिए यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसप्रपोर्शन लिखा है। यहाँ पे आपकी बन जाएगी, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यानी एक ये बन जाएगा आपके पास और एक ये बन जाएगा। अब बताओ ये दो क्यों बने, अभी अभी हमने पढ़ा था कि डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, एल्काइल रेडिकल से एल्केन और एल्कीन बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 Cl है, ये अपने आप में हट के इंट्रामोलिकुलर कर सकते हैं, ये भी इंट्रामोलिकुलर कर सकते हैं और ये भी इंट्रामोलिकुलर। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे। अब ये Cl और ये Cl है, चाहो तो आप इसे ऐसा बना सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसा बनाऊंगी। ऐसा मैंने कैसे बनाया, देखो ये दो अलग अलग हो गए और आपस में सेम सेम कंबाइन कर गए व्रुट्स रिएक्शन का सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन की तरह। कैसे हुआ ऐसा, ये देखो हमने जो एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़े थे उससे इसका नंबर 2 आ रहा है, 2 यानी इवन, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, इसका मतलब मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, और मोस्ट अनस्टेबल को हमें नहीं बनाना है, हम नॉन एरोमेटिक बनाएंगे। नॉन एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया, और नॉन एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पे। अब आ गए हम लोग एक और कंपाउंड पे, ये है हमारा हेक्सीन, ठीक है। हेक्सीन पे हमने दो अपोजिटली क्लोरीन ऐड करे हैं। अब अगर इन क्लोरीन को मैं हटाऊं रेडिकली, तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा रेडिकल। अब इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ो तो यहाँ पे भी एक बनेगा, यहाँ पे भी एक बनेगा। अब अगर आप देखो तो इसे आप सिंपली इंट्रामोलिकुलर कर सकते हो, इन दोनों से एक डबल बॉन्ड, इन दोनों से एक डबल बॉन्ड, इन दोनों से एक डबल बॉन्ड, तो ये आपकी बेंजीन बन गई। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो एक रिएक्शन कई जगह आपकी रिपीट होगी। अब यहाँ देखो ये क्लोरीन है, कितने कार्बन हो गए मेरे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब ये कैसे बन सकता है, डबल बॉन्डेडली। कैसे, क्लोरीन जब हटेगा तो एक एक रेडिकल आएगा और एक एक रेडिकल आएगा तो वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे,
ठीक है। अब जब ये हटेगा तो कैसे हटेगा, ऐसे हटेगा ना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक रेडिकल बचेगा, अरे यार यहाँ पे एक रेडिकल बचेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो तो फिर से ये एक रेडिकल बच गया यहाँ पे और ये रेडिकल, और आपस में इनको डबल बॉन्डेडली कर लो। क्यों मैंने किया, देखो इससे कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमें कॉन्जुगेशन ही तो चाहिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं वुड्स रिएक्शन के, यहाँ पे कभी भी CH4 नहीं बनता है। CH4 नहीं बनने का मतलब क्या है, हमने देखो क्या देखा था, हमने देखा था R और R, आर आर बनने चाहिए थे। आर आर कब बनेगा, अगर CH4 होगा, ये तो सिंगल कार्बन का है, तो फिर इसमें तो कोई और डबल कार्बन बन ही नहीं सकता। और इसका एक और रीज़न नीचे देखो लिखा है, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन नहीं बनती है। तो CH4 में कितने C है, एक ही है, तो ऑड नंबर ऑफ एल्कीन नहीं बनेगी। अब आ जाए दूसरे तरह के प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन है आपका सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम किसी भी एक कंपाउंड को हीट करते हैं NaOH और CaO में, तो वो हमें कंपाउंड देता है RH प्लस CO2, ठीक है। मैकेनिज्म हम नहीं समझेंगे बिकॉज मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें सिंपली करना आना चाहिए, ठीक है। करना आने में अगर हम मैकेनिज्म देखें भी तो इट विल बी अ रियली लेंदी प्रोसेस, हमें तो सिंपल MCQ टिक करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन क्या है, कार्बो अनायन फॉर्मेशन। कार्बन आयन फॉर्मेशन मतलब R नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, और जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतना जल्दी हमारी रिएक्शन होगी। इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा क्या हो गया, कार्बन आयन फॉर्मेशन। अब मैंने आपको एक सिंपल सा कंपाउंड दिया, ठीक है, इसे आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में चेक करना है। तो यहाँ से सबसे पहले निकाल दो COOH। COOH जब निकाल दोगे तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ sp3 sp2 और sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको sp की दिख रही है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। पर क्यों, ये हमने अपने बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था कि sp में क्या होता है, s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, ये और ये, समझ गए। इसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर बोल सकते हो। ये अब किससे स्टेबल होगा, -M -I और -H से। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है ना। अब ये होता कैसे है, देखो सिंपली आपको वो ग्रुप हटा देना है और उसकी जगह एक H लगा देना है, ठीक है। अब H यहाँ नहीं, यहाँ देखो मैंने क्या लगाया है, D क्यों लगाया, मेरे पास H आएगा कहाँ से, मेरे पास रिएजेंट में है NaOH, यहीं से तो एक NaOH, यहीं से तो एक H आएगा। अब अगर मेरे पास रिएजेंट NaOD है तो फिर ये D देगा, तो यानी जो भी NaOH की जगह पे जो लगा होगा वो यहाँ पे उठ के लग जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली मैं आपको एक ये कंपाउंड दूँ Br, तो आपका आंसर होगा H, अगर NaOH है तो, ठीक है। ये देखो ये है, अब ये यहाँ से COH हटा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से COH हटा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन मैंने अब फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी किसको दिखाई है, पेंटेन वाले को। यहाँ पे आपके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक से आप देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 2, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो ऑड है, तो आपका क्या हो गया, एरोमेटिक, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। दूसरा अगर आप रीज़न देखो तो यहाँ क्या है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और हाँ लोन पेयर नॉट वेकेंट ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, तो जहाँ ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोजनेशन में, एल्केन हमें कैसे मिलेगा, एल्केन हमें एल्कीन की हाइड्रोजनेशन से मिल सकता है। तो अगर एल्कीन को मैंने पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, H2 इन सब से मिल के रिएक्ट करवाया तो एक सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, सेम साइड एडिशन। तो यहाँ पे सिन एडिशन किसकी होती है, हाइड्रोजन की, यानी सेम ही साइड से दोनों हाइड्रोजन एक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड में आया और फिर सिंगल बॉन्ड में आया। यहाँ देखो कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है,
अब इसका आप ये देख सकते हो कि इस वाले रिएक्शन में तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, लेकिन हम इसे इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं, ये अपने में एक हेलोजिनेशन है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, सॉरी नॉट हेलोजिनेशन, ये अपने में एक हाइड्रोजनेशन है बट पार्शियल है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। फोर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। सेम वही चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, एल्काइन की ज़्यादा होगी और एल्केन एल्कीन की कम होगी। अब यहाँ देखो, मैंने एक हेक्सीन लिया है विथ अ मिथाइल ग्रुप, मैंने इसे D2 और Ni से रिएक्ट कराया है। D2 यानी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। अब क्या होगा, यहाँ देखो, ये दोनों या तो आपके हैश में लग जाएंगे, या तो ये दोनों डैश में लग जाएंगे, डैश में नहीं लगेंगे तो वेज में लग जाएंगे। क्यों, मैंने अभी बोला था ना, सिन रिएक्शन होती है, यानी सेम प्लेनर में होगी। अब यहाँ देखो, स्टेबिलिटी में मैंने इसको ज़्यादा स्टेबल क्यों बताया है, बताओ। इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, एक बल्कि ग्रुप लगा मिथाइल, यहाँ पे 4 बल्कि ग्रुप लग गए मिथाइल, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वुड्स रिएक्शन, बट वुड्स रिएक्शन में क्या था, इवन नंबर ऑफ स्पीशीज बन रही थी, ठीक है, इवन नंबर ऑफ स्पीशीज बन रही थी, सिमेट्रिकल बन रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ROH और जिंक, ठीक है। ROH मतलब कोई बेसिक कंपाउंड है, यहाँ पे RX से फिर RR बनेगा और ZnX2 बन जाएगा। सिंपली फिर से Br हटाओ और इसकी जगह क्या लगा दो आप, 1 2 3 कार्बन के थे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का CH3CH2 था, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2CH2CH3, सेम रिपीट होगा। अब है कॉरे हाउस सिंथेसिस। कॉरे हाउस सिंथेसिस में आपके पास क्या रिएजेंट होगा, R2CuLi, यानी कॉपर लिथियम और R2। इसमें क्या होगा, R2 एज इट इज जाके लग जाएगा हमारे रिएक्टेंट के साथ। कैसे, यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन था और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे क्या था, प्रोपेन था। प्रोपेन के साथ यहाँ देखो मेरा R क्या है, CH3, तो सिंपली जाके एक CH3 यहाँ लग गया। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे CH3CH2 है, हाँ, तो Br हटाया, Br हटा यहाँ से, और Br हट के CH2 CH3 लग गया, ठीक है। यहाँ से Br2 हटेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, CH2 CH3। अब अगर मैं यही सेम रिएक्शन Zn और H प्लस से करवाऊँ, Zn H प्लस से कराऊँ या फिर Zn या फिर HCl से करवाऊँ, क्योंकि HCl भी तो एंड में H प्लस ही देगा, HCl भी हमें एंड में H प्लस देगा, तो RX जब भी ZnH प्लस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, RH बनाएगा, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड देखे उसमें हमने RH कहाँ कहाँ देखा, देखो सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनेशन के बाद हमने देखा हमारे पास वुड्स रिएक्शन में RH, वुड्स रिएक्शन में नहीं देखा था हमने, हाँ हमने कहाँ देखा था, सोडा लाइम वाले रिएक्शन में, याद है सोडा लाइम में RH बन रहा था, वुड्स में तो डायरेक्ट RR बन रहा था, ठीक है, सोडा लाइम में बन रहा था, हाइड्रोजनेशन में बन रहा था। अब हमने कहाँ देखा इसे, Zn में, Zn वाले रिएक्शन में। अभी जो R2CuLi होता है, इसे हम बोलते हैं गिल्समैन रिएजेंट, ठीक है। इसकी भी जो आपकी क्या बोलेंगे उसे, रिएक्टिविटी होगी वो आयोडीन के लिए ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन, फिर Cl और फिर F। यहाँ से देखो वो सीरीज शुरू हो गई हैं जिनका 1, देखो अच्छा 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये अभी भी वही सीरीज चल रही है जिनकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस के देखो बेटा, हर कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के अपोजिट क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे बन रहा था सिमेट्रिकल इवन कार्बन, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ऑड कार्बन, ठीक है। अब हम Zn से करेंगे तो फिर से हमारे पास एक H हट जाए, Br हटेगा, इस रीजन में यहाँ पे सिंपली एक H लग जाएगा,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम आर को अपने एच की तरह कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बी आर, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब आ जाओ एल्डिहाइड कीटोन टू एल्केन। एल्डिहाइड कीटोन और को एल्केन में बदलने के लिए हमें दो दो टाइप की रिडक्शन करनी पड़ती है। एक होती है क्लेमेंसेंस रिडक्शन और एक होती है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसेंस रिडक्शन में हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो होता है जिंक, मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और वॉल्फ-किश्नर में हमारे पास होता है NH2 और बेस, कोई भी एक बेस। अब देखो क्लेमेंसेंस क्या होता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करके एल्केन बना सकता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सिंपल एक RH3 ग्रुप लग जाएगा। RH3 ग्रुप कैसे लगेगा, हमें जितने नंबर ऑफ हम बॉन्ड तोड़ेंगे उतने नंबर ऑफ H लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दो बॉन्ड O के तोड़े, ठीक है, इसलिए हमने एक H तो था, इस दो बॉन्ड को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे H2 लगा दिया होगा, तो H2 प्लस H, इसलिए यहाँ पे CH3 हो गया। अब अगर मेरे पास कोई एक बॉन्ड होता जैसे ये R तो है, ये R भी है, तोड़ना मुझे सिर्फ किसको पड़ रहा है, O वाले को, ठीक है, बिकॉज O हमारा एल्कीन में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे O को तोड़ा, दो बॉन्ड तोड़े, तो यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया। अब वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ टूटेगी तो इसमें भी सिंपल R या फिर H ऐड हो जाएगा। ओके, देखो दो बॉन्ड टूटे तो हमने दो H या फिर R कुछ भी लगा सकते हो। अब रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन और आयोडाइड, ठीक है, हाइड्राइड, आई आई और H जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा ना उसका। तो आयोडीन हाइड्राइड के साथ अगर हमने रिएक्शन किया तो ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देगा। जैसे कि अभी हमारे पास क्लेमेंशन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को कर रहा था, ये किसी को भी रिड्यूस कर देगा। किसी को भी रिड्यूस कैसे करेगा, देखो ये OH ग्रुप था, OH ग्रुप लगा, हटाया हमने तो एक H लगा दिया, दो O हटाए तो हमने CH2 लगाया, दो O हटाए और एक OH हटाया तो हमने तीन CH3 लगा दिए। ठीक है, तो जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतना CH3 या फिर CH2 हमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आ जाओ, इन कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन है, हेक्सेन से हमने COH तोड़ा, तो हमने कितना तोड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तीन तोड़े तो हमने तीन H प्लस लगा दिए, दो ऑक्सीजन का तोड़ा तो दो H लगा दिया, एक OH का तोड़ा तो एक H लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने, अब कीटोन का, अगर कीटोन हमारे साथ लगा है हेक्सेन पे, तो देखो कीटोन को तो तोड़ ही सकते हैं, Zn प्लस Hg क्या है हमारे पास, क्लेमेंसेंस वाला रिएजेंट, तो ये तोड़ के दो हाइड्रोजन लगा देगा। NH2 तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा और रेड फॉस्फोरस भी सब चीज़ को तोड़ेगा। यहाँ पे भी देखो दो बॉन्ड टूटे, एक तो यहाँ पे दो CH लग गए, एक H पहले से था। अब मेरे को ये दिखाना है कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है, क्योंकि ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है ये है क्या है, ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला तोड़ सकता है एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, ये भी तोड़ सकता है और ये भी तोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे COOH होता तो ये वाला इसे नहीं तोड़ सकता था, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे COOH लगा रहता। ठीक है, अब हमारे पास हो गई है MOPs खत्म। MOPs खत्म होने का मतलब है मेथड ऑफ हमारे पास प्रिपरेशन हो गया है खत्म। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एल्केन्स का जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि इनके लंडन फोर्सेस वीक रहती है। लंडन फोर्सेस का क्या मतलब है, हमने हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि बहुत तरह की फोर्सेस होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस होती हैं, डिबाई फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो लंडन फोर्सेस इनकी वीक रहती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ब्रांचिंग बढ़ने पे, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगे तो अब जल्दी से अपने में डिसोशिएट करके सॉल्युबल हो जाओगे। अब स्टेट्स देखो, C1 से लेके C4 तक गैसेज होती हैं, C5 से लेके C17 तक लिक्विड होता है, और C18 से के बाद हमारे पास सॉलिड शुरू हो जाता है। अब डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू यानी सॉलिड की ही मैक्सिमम होगी, वो होती है 0.76। वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हमारे पास एल्केन्स जो है
वो वाटर से कम है, मतलब वाटर से हल्की है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें दो ब्रांच है, और इसमें पूरी ही ब्रांच लग रही है। इसका मतलब किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? नो ब्रांच, वन ब्रांच और फिर टू ब्रांच। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हेलोजन हम किसे कहते हैं? ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन हम यहाँ पे लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा एक फ्री रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी रेडिकल्स फॉर्म होंगे। सिंपली अगर हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। CH4 को अगर हमें Cl2 लगाना हो तो CH3Cl प्लस HCl हो जाएगा। अगर Cl2 ज़्यादा होगा तो हमारे पास CH3Cl से CH2Cl बनेगा, फिर CHCl बनेगा, यानी एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास CH4 ज़्यादा होगा तो हमारे पास CH3Cl की वैल्यू यानी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? अभी तक हमने क्या ऑर्डर पढ़ा था? आई, फिर Br, फिर Cl। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? बिकॉज हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा। यहाँ से आपकी वो सीरीज शुरू होती है जहाँ से स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होता है, हमें एक क्लोरीन लगाना है। अब हम कहाँ क्लोरीन लगाएंगे? हम तो कहीं भी लगा सकते हैं। हमें देखना होगा कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होगा? एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, यही हो सकता है। तो इस कंपाउंड में देखो एक हाइड्रोजन, देखो ये, मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? प्राइमरी, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन है। और ये क्या है? टर्शरी हाइड्रोजन। तो कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए? दो, एक प्राइमरी एक टर्शरी। तो हमारे पास दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार आपने क्लोरीन प्राइमरी पे लगाया, एक बार आपने क्लोरीन टर्शरी पे लगाया। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया है? 3 2 1, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब इसे देखो, ये एक सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे फिर एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। एक प्रोडक्ट बनेगा या तो ये या तो ये। स्टेबिलिटी 2 डिग्री की ज़्यादा होगी। ठीक है। इसे आप अल्फा हाइड्रोजन से भी काउंट कर सकते हो। इसके पास कितने होंगे? 3 और यहाँ पे 2, यानी 5 हो जाएंगे। इसके पास केवल 2 होंगे। ठीक है। अब रिलेटिव परसेंटेज क्या होती है? रिलेटिव परसेंटेज मतलब हमारे पास कितना, कौन मेजर बनेगा, यानी किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। देखो स्टेबिलिटी और रिलेटिव परसेंटेज में अंतर होता है। कैसे हो सकता है? जो स्टेबल हो वो कम बने। कैसे कम बने? यहाँ देखो, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, इतने ही हाइड्रोजन है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हमारे पास एक रेशियो होता है 1:3, 3.8:5। अब अगर हमें निकालना है रिलेटिव परसेंटेज की 1 डिग्री क्लोरीन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने 1 डिग्री के हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो 6 इंटू इसका रेशियो क्या है? 1 अपॉन में टोटल, यानी 6 × 1 प्लस हमारे पास सेकेंडरी कितने हैं? 4 हाइड्रोजन प्लस 4, और इसका रेशियो क्या है? 3.8 इंटू 3.8 अपॉन 100। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 2 डिग्री का, तो 4 हमारे पास है, 3.8 हो गया और टोटल। अब आप देखो टोटल नीचे तो सेम रहेगा, 100 भी सेम है। इसका मतलब हमारे पास बड़ा कौन होगा यहाँ पे? इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर हमारे पास छोटा होता है। ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है। इसका मतलब उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब टाइप्स ऑफ हेलोजिनेशन, यानी फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन और आयोडोनेशन।
फ्लोरीनेशन मतलब फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं, और इसमें हम क्या देखेंगे, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होगा उसकी मेजर प्रोडक्शन हो, मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो, ठीक है। ब्रोमिनेशन में स्टेबिलिटी यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और क्लोरीनेशन में रिलेटिव परसेंटेज। आयोडीनेशन हम नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज आपको पता है ना आयोडीन क्या होता है, एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो एच आई के साथ क्या करेगा, एक एच को रिलीज करके खुद I2 बन जाएगा, यानी वो दोबारा से रिएक्शन शुरू करवा देगा, ठीक है। तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस है, इसलिए हम उसे नहीं करते। अब आ जाओ नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन में हमारा रिएजेंट होता है HNO3। HNO3 में हमें क्या करना होता है, NO2 ऐड करना होता है, और उसके बाद हमें H2 पानी निकाल देना होता है। हम सिंपल याद रखो, हमें पानी निकालना है तो हमें H 2 बार चाहिए, तो एक H यहाँ का निकलेगा, एक H यहाँ का निकलेगा। H2 का तो जुगाड़ हो गया। अब O चाहिए तो एक O यहाँ का निकलेगा, तो हमारे पास कितने O बचे, 2। तो RNO3 प्लस H2O। इसकी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C4H10। इसको अगर मैंने HNO से रिएक्ट करवाया तो मेरे पास बनेगा C4H9NO। H9 क्यों हुआ, एक H चला गया है, ठीक है। अच्छा ये H4 होगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन मतलब हम लोग सल्फर कर रहे हैं ऐड। सल्फर हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, H2SO4 से। तो अगर हमने H2SO4 ऐड किया कहीं पे भी तो वहाँ पे क्या होगा, SO3H आ जाएगा। अब 3 क्यों हुआ, हमें H2O यहाँ पे भी पानी निकालना है, ठीक है। तो अगर SO3 में से आपने एक H निकाला, एक O निकाला, तो आगे बाद SO3H बनेगा और साथ में पानी, ठीक है। कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, CH2NH2। इसमें कुछ नहीं करना है, N2 को बाहर निकाल दो, CH2N2। N2 को आप निकालो बाहर, कहो भैया आप जाइए, और CH2 को सिंपली लगा दो R के साथ, ठीक है। जैसे C4H10 है तो हमारे पास क्या बना, C5H12, क्योंकि CH2 ऐड हो गया और N2 निकल गया बाहर। अब बस हमारे पास बची है ये 3 से 4 रिएक्शन एल्केन्स में। सबसे पहले हो गया हमारे पास रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन मतलब SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2 से क्या होगा, एक HCl का कंपाउंड बनेगा, एक RCl का कंपाउंड बनेगा, और एक SO2 का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पीएच ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। आप देखो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, HCl, यानी पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, तो पीएच 7 से कम होगा। आइसोमेराइजेशन में आपको क्या होगा, जितने भी आप कंपाउंड डालोगे एल्केन के, वो अपने अपने आइसोमर्स में टूट जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रेट और HCl। अब इसका आंसर आप सब चैट सेक्शन में दो कि हमने कहाँ HCl दोबारा यूज़ किया था। एक बार तो हमने यहाँ पे HCl यूज़ किया, लेकिन एक जगह हमने HCl और यूज़ किया है एज रिएजेंट, और वो कॉन्सेंट्रेटेड था, डाइल्यूट था, क्या था आप बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेंटेन है 1 2 3 4 5। पेंटेन कैसे टूटा, ब्यूटेन 1 में आइसोब्यूटेन में टूटा, और एक बार ऐसे, ठीक है। अब साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन में क्या होगा, एक कंपाउंड पहले साइक्लिक में बनेगा, फिर वही कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेंटेन पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पहले हेक्सेन बना, और हेक्सेन एरोमेटिक कैसे बनेगा, बेंजीन बना के। ये कितना था, 1 2, ये आई गेस हेप्टेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन। हमेशा हमें बेंजीन बनाना है, जितना बच जाए उसके आसपास हम उसकी मिथाइल इथाइल कोई भी चेन लगा देंगे। यानी मैंने पहले 6 बनाया, उसके साथ एक मिथाइल, फिर मैंने डबल ग्रुप लगाया और वो मिथाइल बना रहा। डबल क्यों लगाया, एरोमेटिक करने के लिए, ठीक है। और मोस्ट एरोमेटिक बेंजीन होता है, इसलिए हमेशा 3 डबल बॉन्ड लगाने हैं। लास्ट रिएक्शन कंबशन। जब भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो आपको CO2 और वाटर मिलेगा। बैलेंसिंग करना ना पड़े इसलिए इसकी इजी ट्रिक है, CX प्लस HY इज इक्वल्स टू X प्लस वाई बाई 4O2 प्लस XCO2। ये H नहीं है बच्चों, XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2। इसके साथ हमारी पूरी NCERT की एल्केन खत्म होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का हमारा एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। एल्केन्स हमने सारे रिएक्शंस देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, और हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है एज होमवर्क, ठीक है। तो अब चलो उसका आंसर छोड़ो, बता ही देना, ठीक है। रिवाइज करना प्लीज़। एल्केन्स अच्छा टॉपिक है, रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गलती होगी वो रिएजेंट्स में ही होगी। एक चार्ट ज़रूर बना लेना, आगे लिख लेना रिएक्शन नंबर 1 जो भी है और इसका रिएजेंट ये था,
और उसके आगे लिख देना प्रोडक्ट। वो चार्ट मैं भी प्रिपेयर करूँगी, और जब मैं वो चार्ट प्रिपेयर कर लूँगी आई विल रियली शो इट टू यू। ओके बाय, तब तक तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।